क्या ऐसा हो सकता है कि किसी महाकाव्य की पूरी कहानी बस एक लाइन में खत्म हो जाए? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर आज हम एक ऐसी ही कमाल की, हैरान कर देने वाली रचना की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। और इस रचना का नाम है शिशुपाल वध। इसे रचा था 7वीं सदी के महान कवि माघ ने। और देखिए, इससे संस्कृत के 5 सबसे बड़े महाकाव्यों में गिना जाता है। मतलब ये कालिदास और भारवी जैसे साहित्यिक दिग्गजों की रचनाओं के बिल्कुल बराबर खड़ी है। तो फिर आखिर इसकी कहानी है क्या? भाई, कहानी इतनी सीधी है कि सुनकर शायद यकीन ही ना हो। देखिए, नायक हैं कृष्ण, जो एक यज्ञ में जाते हैं। वहां एक दुष्ट राजा है शिशुपाल, जो उनका अपमान करता है, और कृष्ण अपने चक्र से उसका सिर काट देते हैं। बस खत्म। सच में बस इतनी सी ही कहानी है। तो यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर कहानी में बस इतना ही है, तो फिर ये एक महाकाव्य क्यों है? ऐसा क्या है इसमें जो इसे एक मास्टरपीस, एक उत्कृष्ट कृति बनाता है? चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस सवाल का जवाब पता है कहाँ छिपा है? वो छिपा है खुद कवि माघ के महत्वाकांक्षा में। क्योंकि सच तो ये है कि कहानी सुनाना उनका असली मकसद था ही नहीं। उनके लिए ये जो छोटी सी कहानी थी ना, वो सिर्फ एक कैनवास की तरह थी। एक खाली कैनवास जिस पे वो अपनी जबरदस्त भाषाई और काव्य प्रतिभा का शोकेस कर सकते थे। उनका असली लक्ष्य तो अपना कौशल दिखाना था और अपने साहित्यिक प्रतिद्वंदियों, खासतौर पर भारवी को पीछे छोड़ना था। और ये उन्होंने किया कैसे? भाई, एक एक कदम पर अपने प्रतिद्वंदी को चुनौती देकर। सोचिए, भारवी ने शिव की महिमा गाई तो माघ ने कृष्ण को चुना। भारवी ने 19 काव्य छंद इस्तेमाल किए तो माघ बोले मैं 23 करूंगा। भारवी ने एक सर्ग मुश्किल छंदों में लिखा तो माघ ने एक ऐसा सर्ग लिख दिया जो दिमाग को और भी ज्यादा चकरा दे। मतलब ये साहित्यिक मंच पर एक सीधी टक्कर थी। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि माघ विजयी हुए। देखिए, संस्कृत में एक बहुत मशहूर कहावत है जो उनके नामों के खेल पर आधारित है। भारवी की चमक तभी तक है जब तक माघ, जिसका एक मतलब सूर्य भी है, का उदय नहीं होता। इससे पता चलता है कि दुनिया ने उनकी प्रतिभा का लोहा मान लिया था। चलिए, अब कविता के उस हिस्से में चलते हैं जिसका कहानी से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि असल में इस कविता का दिल वही बसता है। ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इस महाकाव्य के 20 सर्गों में से लगभग आधे, जी हां, आधे सर्गों का मुख्य कहानी से कोई सीधा ताल्लुक ही नहीं है। वो पूरी तरह से बस शुद्ध, सुंदर और एकदम डिटेल्ड वर्णनों को समर्पित हैं। होता क्या है कि माँ कहानी को पूरी तरह रोक देते हैं और कई कई सर्ग सिर्फ रैवतक पर्वत की सुंदरता का वर्णन करने में लगा देते हैं। वो एक ही जगह पर 6 ऋतुओं का अद्भुत नज़ारा दिखाते हैं, सैनिकों के जलविहार का जश्न मनाते हैं, रात के अंधेरे से लेकर प्रेम और मदिरा के उत्सवों तक, और फिर सुबह के सुनहरे सूर्योदय तक का जिक्र करते हैं। और मजे की बात यह है कि संस्कृत के आलोचक इन्हीं हिस्सों की सबसे ज्यादा तारीफ करते हैं। उनकी वर्णन करने की शक्ति इतनी असाधारण थी कि उन्हें घंटामाघ का उपनाम ही मिल गया। और ये क्यों मिला? एक बहुत ही मशहूर कल्पना के कारण। उन्होंने रैवतक पर्वत के एक तरफ डूबते सूरज और दूसरी तरफ उगते चांद की तुलना एक विशाल हाथी के दोनों तरफ लटकती 2 घंटियों से की। सोचिए जरा, क्या कमाल की कल्पना है। लेकिन माघ सिर्फ सुंदर वर्णन पर ही नहीं रुके। नहीं, वो कविता को एक दिमागी खेल, एक एक्सट्रीम स्पोर्ट के लेवल पर ले गए, खास तौर पर 19वें सर्ग में। तो 19वें सर्ग में होता क्या है? ये पूरा सर्ग चित्रकाव्य को समर्पित है। इसका मतलब है सजावटी कविता। अब यहां भाषा सिर्फ मतलब बताने का एक जरिया नहीं है। नहीं, यहां भाषा खुद एक कला बन जाती है, जहां शब्दों को अविश्वसनीय नियमों और बाधाओं में बांधा जाता है। मिसाल के तौर पर जरा इस छंद को देखिए। ये लगभग पूरी तरह से सिर्फ एक व्यंजन द का इस्तेमाल करके बनाया गया है। सोच कर देखिए, इससे सही से पढ़ना ही इतना मुश्किल है, तो इसकी रचना करना कितना कठिन रहा होगा। और फिर वो इसे एक कदम और आगे ले जाते हैं। वो ऐसे छंद लिखते हैं जिनमें सिर्फ 2 व्यंजनों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि ये वाला जो सिर्फ भ और र का उपयोग करता है। ये भाषा पर एक अविश्वसनीय कंट्रोल को दिखाता है। और जब लगता है कि भाई अब इससे मुश्किल और क्या हो सकता है, तो माघ सामने रखते हैं पैलिंड्रोम, यानी ऐसे श्लोक जहां हर एक लाइन को चाहे आगे से पढ़ें या पीछे से, वो बिल्कुल एक जैसी ही रहती है। अब जरा इस पर नजर डालिए। इसे कहते हैं सर्वतोभद्र, यानी हर तरफ से उत्तम। इसे सीधा पढ़िए, उल्टा पढ़िए, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर,
हर बार ये एक ही श्लोक बनता है। ये कविता नहीं, ये तो कविता और गणित का मिला-जुला चमत्कार है। और इस सर का अंत होता है शायद सबसे जटिल विजुअल कविता के साथ। एक ऐसा श्लोक जिसे एक पहिए, एक चक्र के आकार में व्यवस्थित किया जा सकता है। पंक्तियों को केंद्र से बाहर की ओर तीलियों के साथ पढ़ा जा सकता है, और फिर पहिए के बाहरी घेरे के चारों ओर भी। और इतना ही नहीं, इसी में कविता का शीर्षक शिशुपाल वध भी छुपा हुआ है। ये वाकई में दिमाग चकरा देने वाली प्लानिंग है। तो इन सब के बाद माघ की विरासत क्या है? साहित्य के इतिहास में वो आखिर कहाँ खड़े हैं? इस सवाल का जवाब भी एक बहुत ही प्रसिद्ध संस्कृत श्लोक में मिलता है, जो माघ की प्रतिभा का निचोड़ हमारे सामने रखता है। ये श्लोक कहता है, उपमा के लिए कालिदास, अर्थ की गहराई के लिए भारवी और शब्दों के लालित्य के लिए दंडी प्रसिद्ध हैं। लेकिन माघ में ये तीनों गुण एक साथ मौजूद हैं। सोचिए, माघ को एक ऐसा कवि माना गया जिसमें 3 महान कवियों की खूबियां एक साथ थीं। तो आखिर में हम क्या समझे? यही कि शिशुपाल वध की महानता उसकी कहानी में है ही नहीं। इसकी महानता तो भाषा, कल्पना और बुद्धि की सीमाओं को तोड़ने में है। कहानी तो बस एक बहाना थी, एक मंच थी। असली एडवेंचर, असली रोमांच तो खुद कविता है। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कला और साहित्य की दुनिया में ऐसी और कौन सी महान रचनाएं हैं जिनकी असली प्रतिभा एक साधारण सी दिखने वाली कहानी के पर्दे के पीछे छिपी हुई है।